हेडिंग डालिए रिफ्रैक्शन। अच्छा देख लीजिए, एक यूज बता देता हूं कि जो रियर व्यू मिरर होता है, अभी सुन लीजिए, ठीक है। रियर व्यू मिरर किसे कहते हैं? जो आपके गाड़ियों में लगा होता है, ठीक है, गाड़ियों में साइड में लगा होता है, उसमें पीछे का देखते हैं। आपको क्या लगता है वो कौन सा मिरर होना चाहिए, कनकेव या कॉन्वेक्स? तो कॉन्वेक्स मिरर होता है ऐसा, कनकेव होता है ऐसा, क्लियर? और कनकेव में किस किस तरह की इमेजेस बनती है? रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और एनलार्ज बनती है, क्लियर? तो जिसने कनकेव मिरर बोला है उसने क्या सोच करके बोला है, पहले ये बताइए। अच्छा ये बताओ, आपके तो रियल इमेज देखनी होती है। मैं गाड़ी चला रहा हूं, पीछे से मैंने देखा कि एक आदमी आ रहा है, वो आदमी नीचे था और रिक्शा उसके सर के ऊपर था। घोड़ा आ रहा है, घोड़ा उल्टा हो रहा है, फिर आएगा मजा देखने में? क्या आपको ऐसा दिखता है? नो सर, फिर आप कैसे कह रहे हो? इसका मतलब है अगर आपने कनकेव मिरर में इमेजेस देखी, जब तक आदमी दूर है तब तक वो उल्टा दिख रहा है। जैसे जैसे वो पास आता गया, क्योंकि मुझे पता है यहीं पे उसकी इरेक्ट इमेज बनती है, बाकी तो उसकी इन्वर्टेड बनती है। जैसे जैसे पास आया तब जाकर के मुझे सीधा दिखा है। एक तो ये बात। दूसरी बात, उसमें पीछे आदमी बड़ा दिख रहा था, इसमें देखा मैंने तो इसमें एक ही आदमी दिख रहा है, ना उसके साइड का दिख रहा है ना कुछ का दिख रहा है। तो कनकेव मिरर को यूज करना तो बेवकूफी हो गई। कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, क्यों? उसकी वजह है, पहला कि उसमें इरेक्ट इमेज बन रही है, तो जो आदमी सीधा है तो सीधा ही दिख रहा है मुझे, क्लियर? एक तो ये बात। दूसरा, उसकी इमेज छोटी बन रही है, तो अगर ये मिरर है तो आदमी की इमेज यहां बन जाएगी, पीछे से कोई ट्रक आ रहा है उसकी इमेज यहां बन जाएगी, गाय आ रही है उसकी इमेज यहां बन जाएगी, घोड़ा आ रहा है उसकी इमेज यहां बन जाएगी। तो उस छोटे से मिरर में सबकी इमेज आ सकती है, तो आपका जो होता है क्या कहते हैं, व्यू बढ़ जाता है ना, रेंज ऑफ व्यू बढ़ जाता है। आप ज्यादा से ज्यादा चीजें, फील्ड व्यू बोलते हैं इसको, फील्ड व्यू बढ़ जाएगा। तो ये बेटर चीज है या बुरी चीज है? या इसमें आपको एक ही घोड़ा दिख रहा है, वो भी उल्टा? तो कॉन्वेक्स मिरर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इससे इरेक्ट इमेज बनती है, छोटी बनती है, जिससे हमारा फील्ड व्यू बढ़ जाता है, ये हमें फायदा होता है, इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। चलिए हेडिंग डालिए रिफ्रैक्शन। ये नई चीज है बेटा। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग। अगर हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो इसका मतलब है बेंडिंग ऑफ लाइट हमें पढ़नी है। अब होगा क्या, अगर लाइट रे सीधी जा रही है तो सीधी जाएगी, मुड़ेगी काय को? सीधी सी बात है। और जब लाइट मुड़ी नहीं रही है तो वो सीधी जा रही है। लेकिन जब हमें पढ़ना है बेंडिंग, तो इसका मतलब है लाइट के साथ कुछ तो कार्यक्रम हुआ है, वो मुड़ी क्यों? तो ये हमें समझना है कि लाइट रे कब मुड़ती है। तो कहते हैं कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री करती है तो वो मुड़ जाती है, इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। कहते हैं हिंदी में जब मैं पढ़ाता था तो मैं इसको ऐसे लिखाता था कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृथककारी तल से प्रकाश की किरण का अपने मूल मार्ग से विचलन ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, दैट इज रिफ्रैक्शन। इसको इंग्लिश में लिखिए, when light ray passes from one medium to another, when light ray passes from one medium to another, it bends from its original path. This phenomena is called as refraction. This phenomena is called as refraction. अब ये क्या चीज है, समझिए बहुत ध्यान से। सपोज करो ये एयर है और ये वाटर है, या छोड़ो, ये है मीडियम 1 और ये कोई मीडियम 2 है। ये रहा एक मीडियम
और ये रहा दूसरा। मैंने एक लाइट रे को इंसिडेंट करा और मैंने ये खींच दिया इस पर नॉर्मल। अब बेटा क्या होता है, लाइट रे को जाना चाहिए था इस रास्ते पे, ये इसका ओरिजिनल पाथ है, बट लाइट रे मुड़ जाती है। अब मुड़ने के बाद लाइट रे के पास दो तरीके हैं, या तो वो मुड़ करके इधर आ जाए या मुड़ करके इधर चली जाए, दो पाथ है। तो क्या होता है, न्यूटन ने इस चीज की स्टडी करी और ये बोला कि अगर लाइट रे अपने मेन पाथ से टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाती है तो इसका मतलब यह है कि मीडियम 2 जो है वो डेंसर है। और सुनिए, अगर टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ जाती है तो लाइट की स्पीड कम हो जाती है। एक्चुअली न्यूटन ने बोला था कि बढ़ जाती है, तो उसको बाद में गलत साबित करा था हम लोगों ने, मैं नहीं करा था एक्चुअली, उस वक्त मैं था उस वक्त, फिर मैं मर गया, फिर वापस आ गया। तो स्पीड कम हो जाती है। ओके, ये हो गया। कहता है कि जब लाइट रे अपने मेन पाथ से हटती है और उधर चली जाए, नॉर्मल से दूर चली जाए, कि ऐसा किस कंडीशन में होता है, ऐसा तब होगा जब मीडियम 2 रेरर है। रेरर का मतलब होता है हल्का, जिसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं, कम डेंस जिसको हम बोलते हैं, और डेंसर मीडियम जो ज्यादा डेंस है। और जब ये ऐसा करता है तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है। अच्छा, जब ये लाइट रे टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट होती है तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसको आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, तो इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से, लेकिन इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा आता है। ये बातें न्यूटन ने बोली थी और ये दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाला सेपरेटिंग प्लेन है। क्लियर? तो दोनों ही केस में लाइट रे अपने पाथ को हटा रही है, अपने मेन पाथ से या तो दूर जा रही है या पास आ रही है। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। लिख लीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो दो रास्ते हैं, या तो ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी, अगर ये नॉर्मल से दूर हटती है तो इसका एंगल बढ़ गया एक, तो ये देखिए, दूसरा इसकी स्पीड बढ़ जाती है। ये दो बातें मैंने बोली और ये बोला कि ऐसा करती कब है, ये तब करेगी जब दूसरा वाला मीडियम थोड़ा सा हल्का है, रेयर है। लेकिन अगर ये मीडियम बहुत ज्यादा डेंसर हुआ, जिसके पार्टिकल बहुत पास पास हैं, तो ये अपने मेन पाथ से हट करके नॉर्मल की तरफ आ जाएगी, और जब ये नॉर्मल की तरफ आएगी तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। ऑफ कोर्स एंगल तो कम होना ही है, ये वाला एंगल, और ये मीडियम 2 डेंसर होगा तब ये काम होगा। तो इस दोनों ही केस में हम दोनों को ही रिफ्रैक्शन कह सकते हैं। एक टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो सकती है और एक अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो सकती है। अब बात करते हैं और, तो मुझसे ये बोला है कि ये अपना पाथ क्यों चेंज करती है, इसकी वजह दी गई है कि रिफ्रैक्शन की क्या वजह है। तो कहते हैं कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। ये अच्छा, अब देखो मैं फिर से कह रहा हूं, लाइट का पार्टिकल नेचर है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आप सिर्फ ये सोच करके समझ सकते हैं कि लाइट की जगह एक बुलेट है। जैसे अब एक बुलेट है, मैंने आपके सामने बुलेट फायर करी, ये एयर है और यहां पे पानी है। अब बुलेट मैंने फायर करी, ये बुलेट जा रही है, यहां पे इसकी स्पीड है v1। जैसे ये पानी में जाएगी इसकी स्पीड बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम होने की वजह से ये अपना मेन रास्ता भी छोड़ देगी, इधर या इधर कहीं पे चली जाएगी। ये है, लाइट भी ऐसे ही कर रही है भाई, यही तो पार्टिकल नेचर है ना। तो कहते हैं कि लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। अच्छा दूसरा सोचो, अब मैं पानी के अंदर हूं और मैंने यहां से बुलेट मारी v1 स्पीड में, और जैसे बुलेट पानी से बाहर निकलेगी इसकी स्पीड बढ़ेगी कम होगी? बढ़ जाएगी। तो वही कहता है कि जब लाइट रे पहले वाले केस में रेयर से डेंसर जा रही थी तो उसकी स्पीड कम हो रही थी,
और जब वो डेंसर से रेयर गई तो उसकी स्पीड बढ़ गई, जिसकी वजह से लाइट रे अपना पाथ छोड़ देती है, हल्का सा अपना मेन पाथ छूट जाता है उसका, और इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन की वजह क्या दी जाती है कि व्हेन, लिख लीजिए, व्हेन लाइट रे एंटर्स when light ray enters from one medium to another, when light ray enters from one medium to another, its speed changes. Its speed changes, due to which refraction takes place. चलो, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कि भाई रिफ्रैक्शन हुआ। अब और बात समझिए, मुझे एक चीज बताइए, फ्रीक्वेंसी होती है सी बाय लैम्डा, है ना। आप कह रहे हो लाइट की स्पीड चेंज होती है। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड v1 से v2 हो जाती है, मैंने ये माना। अगर उसकी स्पीड चेंज होती है तो क्या उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है या वेवलेंथ चेंज होती है? कुछ तो चेंज होगा, तभी तो स्पीड चेंज होगी। ये देखिए, ये रहा लाइट की स्पीड का फॉर्मूला, न्यू इंटू लैम्डा। तो क्या कहा जाता है कि अगर ये स्पीड चेंज होती है तो उसकी वेवलेंथ चेंज होती है। क्लियर? तो ये समझ जाना, लाइट की वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है, बट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डू नॉट चेंजेस। ना रिफ्लेक्शन में ना रिफ्रैक्शन में लाइट की फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। इस बात को लिख लीजिए, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डू नॉट चेंजेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन कांस्टेंट व्हाटएवर। ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन frequency of light doesn't change, but its wavelength changes. But its wavelength changes. चलिए, ओके। तो ये मैंने आपको 2-3 बातें बता दी कि लाइट रे अगर डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, जैसे एयर से पानी में, और अगर पानी से एयर में जाएगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। क्लियर? और इस सारे तरीके में आपके पास लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती है, सिर्फ वेवलेंथ चेंज होती है। क्लियर? ओके, आगे लिखिए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसमें पहला लिखिए, ये वही है जो आपने पढ़ा है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन पर झूठ बोलते हैं, लाइज इन द सेम प्लेन। आइए अब दूसरा लॉ लिखिए इसका। दूसरा लॉ मैं लिखवाता हूं, आपके समझ में कम आएगा। कहता है साइन आई अपॉन साइन आर is a constant, and that constant is called as refractive index of medium 2 with respect to medium 1। ये रहा इसका सेकंड लॉ, इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ये भी रिफ्रैक्शन का लॉ है, स्नेल्स लॉ। क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन का रेशो एक कांस्टेंट आता है, और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? इस पूरे चैप्टर में, फिजिक्स का चैप्टर है, इसमें बच्चों को ये भी आ जाता है, रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल कर देते हैं। मैंने तो बहुत सारे करा दिए, स्कूल में भी कर लेते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। इमेजेस भी बन जाती हैं।
रिफ्रैक्शन भी समझ में आ जाता है। इस पूरे चैप्टर का जो सबसे समझने के लिए जो दिमाग में मतलब दिक्कत करता है वो टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैं इसको बहुत आराम से समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझना बेटा इसको, ठीक है? ठीक है युग, दिमाग से हेडिंग डालिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बात करते हैं, और जैसे मैं पढ़ा रहा हूं इसको वैसे ही पढ़ लेना। इसको हम एन या म्यू, मतलब यू लिख करके इसको थोड़ा सा म्यू कर दो, तो ये कहलाता है म्यू, आधा म पूरा यू। इस सिंबल से बताते हैं। तो बेसिकली बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमें ये बताता है कि कौन सा मीडियम ज्यादा डेंसर है, कौन सा मीडियम कम डेंसर है। अगर मैं कहता हूं एक मीडियम मेरे पास ए, बी और सी, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 और इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 है, तो इसका मतलब है ये आपके पास इसकी डेंसिटी जो है मैक्सिमम डेंसर ये है, ये आपका रेरर है और ये आपका डेंसर है। अगर मैं ए और बी की बात करूं तो बी ए से ज्यादा डेंसर है, अगर मैं बी और सी की बात करूं तो सी बी से ज्यादा डेंसर है। ये बात हमें पता लगती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप ये लिख लेना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ऑप्टिकल डेंसिटी को बताता है, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम बताता है। और ये आप एग्जांपल कहीं पे साइड में कॉपी के टॉप पर लिख लीजिए ताकि आपको बेसिकली पता रहे कि हमें अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है तो हमें क्या समझना है। और जैसे मैं बात करूं आपसे, कॉपी के टॉप पर लिखना, देखो एयर, वाटर और ग्लास। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 मानते हैं या 1.00 कुछ करके, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 मानते हैं। यानी कि ये हो गया 1, ये हो गया 1.33 और ये हो गया 1.5। अब आप मुझे बताइए वाटर और ग्लास में से कौन ज्यादा डेंसर है? बट क्या हो गया? अबे आंखों से देखो बेटा, 1.3 बड़ा है, ग्लास डेंसर है। ओहो, नजर थी कमजोर मुरियो के या मोर। ग्लास ज्यादा डेंसर है बेटा वाटर से। अच्छा, वाटर और एयर में से कौन ज्यादा डेंसर है? वाटर। ठीक है, हाँ, तो ये बात समझो अब आप, बिल्कुल वाटर। अच्छा, और बातों का जवाब दीजिए। अगर एक लाइट रे वाटर से ग्लास में जा रही है तो उसकी स्पीड बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। सर क्या? वाटर से ग्लास में जाती है अगर लाइट रे तो उसकी स्पीड बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, बिल्कुल, क्योंकि डेंसर है। और अगर एयर से वाटर जा रही है तो बोलो, क्या होगा? सन्नाटा क्यों है भाई इतना? एयर से वाटर जाएगी तो हाँ ऑफकोर्स, हाँ ऑफकोर्स कम हो जाएगी, है ना? लेकिन बहुत कम होगी। हाँ, वो बात की बात है, वो बात की बात है। कम होगी तो कोई बात नहीं, बट कम तो हो रही है, हमारे पास तो इतना पता है। ठीक है, चलो। तो ये बात हमें ऑप्टिकल डेंसिटी से हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो मिल गई कि हमें क्या क्या पता लग सकता है। क्लियर? अब बढ़ाते हैं टॉपिक को। देखो बेटा, ऑप्टिकल जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये हम 2 तरह से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपके सिलेबस में कई बार इसकी डेफिनेशन पूछ लेता है कि डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या डिफाइन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हम पढ़ेंगे। और दूसरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स। क्लियर? आपको याद होगा 9th क्लास में जब आपने मोशन स्टार्ट करा था तब आपको यह बात बताई होगी कि मोशन एक रिलेटिव क्वांटिटी है। रिलेटिव क्वांटिटी का मतलब कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं स्टेशनरी कंडीशन में हूं या मोशन में हूं तो आप नहीं बता सकते। मैं आपके रेस्पेक्ट में स्टेशनरी हो सकता हूं, लेकिन मून पे कोई आदमी है उसके रेस्पेक्ट में मैं मोशन में हो सकता हूं। तो कोई ना कोई रेफरेंस होता है। वही चीज यहां है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव में होता है। जैसे मैं आपसे बोलूं, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, ये लाइन है। इस लाइन को मैं एक सिंबल से रिप्रेजेंट करूंगा, दैट इज N12 या फिर μ12 या फिर 1N2 या फिर 1μ2। अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा होता है, बट शायद एनसीईआरटी में ऐसा दोबारा बता दो। हाँ, कुछ नहीं बेटा, मैंने सिर्फ ये बताया है, कोई बात नहीं है, मैंने सिर्फ ये बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको मैं पढ़ा रहा हूं। इसमें मैंने पहली चीज ये लिखा है कि जैसे मेरे पास एक लाइन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, इस लाइन को मैं किस सिंबल से बताऊंगा? तो ये रहा सिंबल। इस सिंबल का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। इसको पढ़ना सिखाया मैंने, और इसका फॉर्मूला होता है N1/N2। लिख लीजिए इसको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, इसके लिए हम सिंबल देते हैं N12 और इसको N1/N2 लिखते हैं। मैं इसमें अब एक लाइन लिखा देता हूं बच्चों को जनरली हिंदी में कि जिसके रेस्पेक्ट में पता करना है उसे बाद में लिखते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं। इसको लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूं मैंने क्या बताया आपको। ये अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, तो जिसके रेस्पेक्ट में पता करते हैं उसे बाद में लिखते हैं। तो मैंने 2 को बाद में लिख रखा है और 2 से ही डिवाइड कर रखा है। जो बाद में लिखा जाता है उसी से डिवाइड करते हैं। ये बात ऐसे दिमाग में रख लीजिए। अब मुझे एक चीज बताइए, लिख लिया ना ये आपने? अब मुझे बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो इसको कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो सिंबल की फॉर्म में मैं लिखूंगा N21। जिसके रेस्पेक्ट में पता करते हैं उसे हम बाद में लिखते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं। बस इतनी सी बात है। हाँ, एग्जैक्टली। सिंपल सिंपल बात है। अगर मैं एक क्वेश्चन दूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास is 3/2। क्वेश्चन लिखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास is 3/2।
then calculate refractive index of water with respect to glass। बताइए मुझे, हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। तो जिसके रेस्पेक्ट में पता करते हैं उसको हम बाद में लिख देंगे। अगर सिंबॉलिकली लिखें तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रेस्पेक्ट में। इसका फॉर्मूला बनाइए NW/Ng, और NW आपको क्या दे रखा है 4/3, और G कितना दे रखा है 3/2। ये तो बेटा 8/9 आ गया ना। यही आया था मैंने। हाँ, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ओ, चलो ये एक काम हमने कर लिया। अब इसी में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सेकंड पार्ट लिखते हैं। वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड। अब हम स्पीड की टर्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे पढ़ते हैं वो लिखते हैं। चलिए, अगर कोई लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाती है, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, इसका N2, यहां इसकी स्पीड V1 और यहां जाके इसकी स्पीड V2 हो जाती है। और अगर मुझे N12 लिखना है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, तो अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा N1/N2। क्लियर? बट वेलोसिटी की टर्म में ये उल्टा हो जाता है, V2/V1। ये देखिए, सिमिलरली अगर मैं N21 लिखूंगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में N2/N1 लिखूंगा, लेकिन वेलोसिटी की टर्म में मैं उल्टा कर दूंगा, V1/V2। देखिए, इफ लाइट रे whose speed in vacuum या air, whose speed in air is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second, enters water, refractive index of water is 4/3। Calculate speed of light in water। चलिए देखिए, ये मेरे से बोल रहा है लाइट रे एयर से वाटर जा रही है। एयर में इसकी स्पीड है, जिसको आप C से बता रहे हैं, वो है 3 into 10 की पावर 8। बोलता है वाटर में स्पीड बताइए। अगर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है 1 होता है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। अब आप कोई भी एक चीज निकाल लीजिए। आप चाहे तो NAW निकाल दीजिए या आप NWA निकाल दीजिए, जो आपको अच्छा लग रहा है। अगर मैं NAW निकालूंगा तो मैं लिखूंगा NA/NW, और वेलोसिटी की टर्म में VW/VA। ठीक है, NA कितना है 1, NW कितना है 4/3, VW क्या है कि निकालना है, V एयर कितना है कि C का मतलब 3 into 10 की पावर 8। तो VW कितना आ गया 3 into 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 4/3, यानी कि 9/4 into 10 की पावर 8। खत्म।
मीटर पर सेकेंड। हाँ, अगर कोई NWA निकालना चाहता है तो वैसे भी आ जाता है, तो इसको NW/NA कर दोगे, वेलोसिटी की टर्म में उल्टा कर दोगे, और वेलोसिटी की टर्म में VW निकालना है आपको, है ना, VW निकालना है। तो अच्छा मैं वैल्यू पुटअप कर देता हूं। NW कितना है 4/3, NA कितना है 1, VA 3 × 10⁸ और VW, अब मैं VW को इधर ले जाऊंगा तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, फिर से आपके पास आ जाएगा ये। एक बार इस लेक्चर को दोबारा देखना, मतलब पढ़ लेना एक बार, जो डाउट हो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना। अभी चैप्टर चल ही रहा है, ठीक है, और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना मेरी तरफ से क्लास ओवर होगी। चलिए, टेक केयर।